दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख ये है आपका हिस्ट्री माइनर 1D का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री माइनर 1D का क्वेश्चन है। इससे पहले हम हिस्ट्री मेजर 16 का क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो हिस्ट्री मेजर 16 का जो सिलेबस था वही सिलेबस आपके माइनर पेपर में पढ़ना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है और उससे जो क्वेश्चन बन पा रहा था वो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। और जो कंप्लीट आपका सिलेबस होगा वो मेजर 16 का सारा क्वेश्चन से ही होगा। ठीक है, तो कंप्लीट हम एक प्लेलिस्ट बना दिए और उस प्लेलिस्ट में सारा आपका माइनर हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सारा देख के आप लोग चले जाइए, या फिर एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, लॉन्ग वीडियो हम, जहाँ पर सारा आंसर आप एक ही वीडियो में देख पाएंगे। आज का जो हम लोग माइनर हिस्ट्री का क्वेश्चन देखने वाले वो है औपनिवेशिक विरासत का समकालीन भारत पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। जो हमारा औपनिवेशिक भारत था, मतलब हमारा भारत जो कभी ना कभी क्या है तो कुछ साल पहले ही मान के चलिए तो 200 वर्षों तक कम से कम अंग्रेजों का गुलाम था, उसके शासन में हम लोग रहे थे, तो उसी को बोलते हैं औपनिवेशिक काल। ठीक है, तो औपनिवेशिक विरासत उनके टाइम में जब हम लोग गुलाम थे उस टाइम में जो भी उनके द्वारा हमारे देश में किया गया, उस विरासत का आज के भारत में क्या प्रभाव है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माइनर हिस्ट्री का। बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। हमारा जो देश है वो 200 वर्षों तक कम से कम ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है, मतलब उसके शासनकाल में हम लोग रहे हैं। इस लंबे समय में अंग्रेजों ने यहाँ की प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक व्यवस्था को अपने अनुसार ढाल दिया, क्योंकि पूरी जो सत्ता थी वो उनके हाथों में थी। तो उन्होंने जैसे चाहा उनकी प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक राजनीतिक व्यवस्था को अपने अनुसार ढाला है। स्वतंत्रता के बाद भी इन व्यवस्थाओं के कई तत्व भारत में बने रहे, जिन्हें हम औपनिवेशिक विरासत कहते हैं। और इन्हीं सब चीजों को क्या तो हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशिक विरासत कहते हैं। एक बात क्लियर करा दे कि ये जो अंग्रेज थे हमारे देश में जितना भी चीज इनके द्वारा किया गया, चाहे वो परिवहन में विकास किया गया, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था किया गया, जो प्रशासनिक सुधार है वो किया गया, तो जितनी भी चीजें की वो सिर्फ अपने फायदे के लिए उन्होंने किया था, हमारे लिए नहीं किया था। ठीक है, हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, हमारे यहाँ से सिर्फ उन्होंने लूटा है, हमें कुछ दिया नहीं। इस विरासत का समकालीन भारत पर दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। तो दोनों प्रभाव को हम लोग समझें कि जो अंग्रेजों के द्वारा हमारे यहाँ पर विरासत छोड़ के वो लोग गए हैं, उसका आज के भारत में क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पहले हम लोग देखते हैं जो सकारात्मक प्रभाव है औपनिवेशिक विरासत के, उसको। पहला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है प्रशासनिक व्यवस्था का विकास। इनके समय में प्रशासनिक व्यवस्था का विकास किया गया था, जो हमारे लिए आज प्रासंगिक है और क्या है तो ये सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, ये जो एक्ट लाए गए थे, एक तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो, और एक है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इसके माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया, क्योंकि उन्हें पूरे देश पर प्रभावी शासन चलाना और कर वसूली करना जो है आसान बनाना था। मतलब उस क्या तो चाहे तो देश को शासन करे तो उसके लिए आसान व्यवस्था चाहिए, देश से टैक्स वसूली इसके लिए क्या तो आसान व्यवस्था चाहिए। इसके लिए ये सारे एक्ट इन्होंने लाए और अपने जो हमारा देश था उस पर पूरा तरीके से क्या तो प्रशासन को स्थापित कर लिया, नियंत्रित कर लिया। इसी उद्देश्य से 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा को संगठित किया, ताकि एक प्रशिक्षित और विश्वसनीय अधिकारी वर्ग तैयार हो सके। और इसी कारण 1793 में क्या तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इसने सिविल सेवा को संगठित किया, ताकि टैक्स जो है वो जिला स्तर पर लिया जा सके और शासन को बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में एक केंद्रीकृत और एक रूप प्रशासनिक ढांचा विकसित हुआ। क्या होता है, एक केंद्रीकृत और एक रूप प्रशासन ढांचा विकसित हुआ, जिसका प्रभाव आज भी आईएएस, आईपीएस और जिलाधिकारी जैसी व्यवस्थाओं में दिखाई देता है, जिससे शासन स्थिर और व्यवस्थित बना रहता है। अगर आप लोग देखना चाहें कि उस टाइम में ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस उसने क्या किया था, तो यही किया था। ठीक है, उसके समय में आईएएस, आईपीएस जैसे जो जिलाधिकारी होते हैं उस स्तर पर क्या है तो इसने शुरुआत किया था, अधिकारियों को रखने का शुरुआत किया था। हालांकि आज ये क्या करते तो शासन चलाने का काम करते, लेकिन वो टैक्स वसूलने का काम करते थे और अपने क्षेत्र का वो भी क्या करते थे तो टैक्स वसूलने का काम करते थे। ठीक है, आगे जो इसका प्रभाव या फिर जो सकारात्मक प्रभाव वो देखने का हम लोग समझते हैं तो लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव, इसने लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव रखी थी। ये भी क्या तो इनका एक विरासत है जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव इन्होंने रखी थी। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से भारतीयों को पहली बार विधायिका में स्थान दिया गया। पहली बार क्या है तो भारतीयों को भी विधायिका में स्थान दिया गया। और बाद में 1909 में मार्लेमेंटो सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तथा 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा चुनाव और प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। ये सारे क्या है तो
ये पूरे जो सुधार किए गए, चाहे वो मार्ले मिंटो सुधार हो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर भारत सरकार अधिनियम चुनाव हो, इनके द्वारा क्या है तो चुनाव और प्रतिनिधित्व का सुधार विस्तार किया गया था। यह सब इसलिए किया गया ताकि बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन को शांत किया जा सके और अंग्रेजी शासन को वैधता दी जा सके। ये सब इसलिए किया गया था ताकि जो यहाँ पर आजादी के लिए आवाज उठ रहे हैं, जो अशांति फैला उसको कुछ समय के लिए शांत किया जा सके, इनको कुछ मौका दे दिया जाए। मतलब कह सकते हैं जो कोई भूखा है उसको अगर 2 रोटी भी दे दीजिएगा तो चलेगा, कुछ समय तक वो शांत रह जाएगा। तो वही हिसाब से इन्होंने क्या सोचा, तो इनमें कुछ सुधार किया जाए, कुछ इनको अधिकार दे दिए जाए ताकि क्या हो तो शांति बना रह सके। परिणाम स्वरूप भारत में चुनाव, प्रतिनिधित्व और विधायिका की झलक विकसित हुई, ठीक है, समझ विकसित हुई, जिससे स्वतंत्रता के बाद भारत ने आसानी से संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। और स्वतंत्रता जब हमें मिली, स्वतंत्रता के बाद भारत ने आसानी से क्या है तो संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, जो पहले शुरू किया गया था। तीसरा जो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वो है न्यायिक व्यवस्था और कानून। न्यायिक व्यवस्था और कानून जो पहले लागू किया गया था, आज भी हम लोग वो चीज को देखते हैं। 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और 1860 में लॉर्ड मैकले के नेतृत्व में आईपीसी जैसे कानूनों का निर्माण इसलिए किया गया ताकि पूरे भारत में एक समान कानून लागू हो। ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट बनाए गए और जो आईपीसी जैसे कानून निर्माण किए गए, ये इसलिए किया गया ताकि भारत पर कहीं भी अगर आंदोलन होता है, दंगा होता है, तो संपूर्ण जो है सारी जगह पर क्या है तो समान कानून लागू किया जा सके और अंग्रेजों के प्रशासन तथा व्यापार को सुरक्षा मिल सके। इसलिए क्या है तो ये सारे कानून लागू किए गए, सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया। इससे भारत में एक संगठित न्यायिक प्रणाली विकसित हुई, जहां सभी नागरिक कानून के सामने समान माने जाते हैं। और आज भी यही व्यवस्था भारतीय न्याय प्रणाली की आधारशिला बनी हुई। आज भी क्या तो ये प्रासंगिक है और आज भी हम लोग सभी नागरिक जो भारत के लिए सभी बराबर है और सभी कानून सभी के लिए लागू होते हैं। अगला जो प्रभाव है आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा। जो आज का शिक्षा व्यवस्था और जो अंग्रेजी भाषा है उसको किस तरह से यहाँ पर लाया गया था ताकि वो शासन को, व्यापार को बेहतर बना सके। 1835 में लॉर्ड मैकले ने अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया और 1854 के वुड्स डिस्पैच ने इसे विस्तार दिया। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या है तो अंग्रेजी को यहाँ पर थोपा, क्योंकि अंग्रेजों को एक ऐसा वर्ग चाहिए था जो प्रशासन में उनकी सहायता कर सके और उनके विचारों को आगे बढ़ाए। हालांकि आज जो अंग्रेजी है वो पूरे विश्व में माना जाता है, पूरे विश्व में इस भाषा को ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है ताकि आप कहीं पर व्यापार कर सके, किसी भी देश में घूमने के लिए जा सके, किसी भी काम के लिए तो अंग्रेजी आपको आना चाहिए। लेकिन ये अंग्रेजी हमारे देश का नहीं था, हमें जबरदस्ती ये सिखाया गया था ताकि इनका व्यापार बढ़ सके, इनका जो शासन है वो बेहतर से चल सके। इसके परिणाम स्वरूप भारत में आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तार्किक सोच का विकास हुआ और अंग्रेजी भाषा में के कारण क्या है तो भारत आज वैश्विक स्तर पर शिक्षा, व्यापार और तकनीक से जुड़ा हुआ है। तो आज हमें ये चीज जो प्रासंगिक देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर हम लोग प्रभाव देखते हैं, सकारात्मक प्रभाव है परिवहन और संचार का विकास। इसके टाइम में क्या है तो रेलवे चला था, परिवहन का विकास हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्या है तो संचार का विकास हुआ, जैसे डाकघर हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजों का यहाँ पर विकास हुआ था। 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय पहली रेलगाड़ी चलाई गई और टेलीग्राफ तथा डाक व्यवस्था का विस्तार किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर विकसित की गई थी, क्योंकि अंग्रेजों को कच्चे माल को बंदरगाहों तक तेजी से पहुंचाना, सेना को जल्दी स्थानांतरित करना और व्यापार को बढ़ाना था। इसलिए क्या है तो इन्होंने परिवहन को विकसित किया, डाक व्यवस्था को लाया। ठीक है, ताकि जो सेना है उसके पास खबर जल्दी पहुंच सके, जो व्यवस्था वो सही से चल सके। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में परिवहन और संचार का व्यापक विकास हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी और देश की भौगोलिक एकता मजबूत हुई। ठीक है, तो ये सब क्या है तो परिवहन विकास इनके द्वारा किया गया था। ये क्या सब सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। जो हमारा औपनिवेशिक विरासत है उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव हमें झेलना पड़ता है या फिर मिलता है। पहला, आर्थिक शोषण और उद्योगों का पतन। आर्थिक शोषण किया गया। हमारे पास जितने भी, क्योंकि भारत को पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था, तो हमारे पास जितना सोना था वो सारा वो लोग ले गए। ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिकतम धन निकालना था। ब्रिटिश शासन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, भारत से जितना हो सके यहाँ से सारा सामान ले जाओ, धन ले जाओ, जिसे दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी के रूप में समझाया है। ठीक है, अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते में ले जाते थे और तैयार माल महंगे दाम में बेचते थे। ये लोग इतना सियाना था कि यहाँ से कच्चा माल को ले जाता था और फिर वहां पर बना करके जो उत्पाद होता था वो फिर भारत में लाकर बेच देता था महंगा दाम में। इतना लोग सियाना था, जिससे भारत के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी और भारत आर्थिक रूप से पिछड़ गया, जिसका प्रभाव आज भी कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो ये इसका क्या है, इस औपनिवेशिक विरासत का एक नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वो कृषि संकट और
जमींदारी प्रथा। इसके द्वारा जमींदारी प्रथा लागू कर दिया गया था। ठीक है, जो अस्थायी बंदोबस्त वो लागू किया गया था, जो एक गलत प्रभाव था। इसमें कहा जा रहा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, क्योंकि अंग्रेजों को निश्चित और नियमित राजस्व चाहिए था। उनको ज्यादा और नियमित और निश्चित राजस्व चाहिए था, कर चाहिए था, टैक्स चाहिए था। इसके तहत जमींदारों को कर वसूली का अधिकार दिया गया, जिससे किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ गया। ठीक है, अब ये जमींदारी प्रथा क्या होता है, इसका उन्मूलन कैसे हुआ, सारी चीजों का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। जब आपका प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा तो वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। परिणाम स्वरूप किसान कर्ज में डूब गए, कृषि व्यवस्था कमजोर हो गई, जो ग्रामीण थे वो गरीबी में डूब गए, जिसका प्रभाव आज भी ग्रामीण भारत में दिखाई देता है। तो ये क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर पड़ा था। अगला जो हम लोग औपनिवेशिक विरासत का नकारात्मक प्रभाव देखेंगे वो सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिकता। सामाजिक विभाजन और सांप्रदायिकता देखने को यहाँ पर मिलता है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत अलग निर्वाचन क्षेत्र लागू किए गए। जो मार्ले मिंटो सुधार था उसका कहना था कि एक जो अलग निर्वाचन मंडल बनाया जाए, ताकि जो अलग अलग जात के लोग हैं, हिंदू और मुस्लिम, वो अलग अलग चुनाव लड़ सके। क्योंकि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत भारतीयों को आपस में बांट कर शासन करना चाहते थे। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति इनके द्वारा अपनाई गई थी। तो वो उस हिसाब से क्या तो यहाँ पर शासन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया तो अलग निर्वाचन मंडल के लिए गठन के बारे में कहा था, और सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया था। मतलब एक जात को बढ़ाया था कि अगर आप एक जात को, एक धर्म को मानते तो दूसरे धर्म का इज्जत मत करिए, उसी को बोलते हैं सांप्रदायिकता। इससे हिंदू मुस्लिम और अन्य समुदायों के बीच विभाजन बढ़ा और सामाजिक एकता कमजोर हुई, जिसका प्रभाव आज भी सांप्रदायिक तनाव के रूप में दिखाई देता है। आज भी देखते हैं तो ये सांप्रदायिक तनाव के रूप में दिखाई पड़ता है। चौथा जहां पर नकारात्मक प्रभाव में देखने को मिलता है वो केंद्रीकरण और नौकरशाही। केंद्रीकरण और नौकरशाही। ब्रिटिश शासन ने प्रशासन को अत्यधिक केंद्रीकृत रखा, क्योंकि वे पूरे भारत पर नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे और निर्णय अपने हित में लेना चाहते थे। इसलिए क्या तो उन्होंने यहाँ पर केंद्रीकृत रखा, जो शासन था वो केंद्रीकृत रखा, मतलब एक के हाथों में रखा, पूरा कंट्रोल जो अंग्रेजों के हाथों में रहा। इसके कारण एक जैसी नौकरशाही विकसित हुई, जिसमें अधिकारी वर्ग अधिक शक्तिशाली हो गया। जो अधिकारी वर्ग था वो अधिक शक्तिशाली हो गए। आज भी कई बार प्रशासन में निर्णय लेने में देरी और अधिकारियों का प्रभुत्व इसी विरासत का परिणाम है, क्योंकि जो सारा शक्ति वो इन्हीं अधिकारियों के पास होता है, जो जिला अधिकारी होता है उनके पास ही होता है। अगला यहाँ पर हम लोग इनके विरासत का नकारात्मक प्रभाव देखेंगे वो है भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव। इसका भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर क्या प्रभाव पड़ा उसको समझते हैं। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा और संस्कृति को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया था, ठीक है, ताकि भारतीयों में हीन भावना पैदा हो और वे अंग्रेजी शासन को स्वीकार करें। उन्होंने क्या किया तो जो अंग्रेजी भाषा था उसको श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया कि इससे बेहतर कुछ नहीं, और जो भारत की भाषाएं थी उसको दबाने का प्रयास किया, ताकि जो भारत का भाषा है और उन लोगों को क्या है तो उसमें हीन भावना पैदा हो सके। ठीक है, इस कारण भारतीय भाषाओं, पारंपरिक शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों को नुकसान हुआ और कई लोग अपनी जड़ों से दूर हो गए, जिसका प्रभाव आज भी सांस्कृतिक स्तर पर देखा जाता है। तो ये भी क्या है, एक प्रभाव देखने को मिलता है, भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर इसका प्रभाव पड़ा। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक विरासत ने भारत को एक और आधुनिक प्रशासन, शिक्षा और कानून दिए, तो दूसरी ओर आर्थिक शोषण, सामाजिक विभाजन और असमानता जैसी समस्याएं भी पैदा की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए यह एक मिश्रित प्रभाव है, जिसे समझकर ही भारत अपने विकास की दिशा तय कर सकता है। अंग्रेजों के द्वारा जो भी यहाँ पर विरासत छोड़ के गए थे वो लोग, इसको बोलते हैं औपनिवेशिक विरासत। तो उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, उसका कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। दोनों को हमने समझ लिया। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपका माइनर 1D का सारा क्वेश्चन है उसके लिए हम सारा तैयारी करा दिए पहले ही, एक लॉन्ग वीडियो ला रहे हैं, तो वहां पर आप सारे क्वेश्चन का आंसर को देख लीजिएगा और ये कुछ वीडियो अपलोड कर देंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।